हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GCCP के यूट्यूब चैनल पे। आज हम भौतिक विज्ञान के भौतिक यानी फिजिक्स का 500 प्लस क्वेश्चन वन लाइन में देखने जा रहे हैं। वन लाइनर क्वेश्चन को जो DLED एंट्रेंस के लिए, BEd एंट्रेंस के लिए, ANM, GNM, पुलिस, डिफेंस सभी के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जिसका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? तो दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, यदि पूछे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर, फिर या 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर। यदि किलोमीटर में पूछे तो 10 के पावर 12, और मीटर में पूछे तो 10 के पावर 15 मीटर। अगला है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, या 3.08 गुना 10 के पावर, यहाँ गुना होगा, गुना 10 के पावर 16 मीटर। एक पारसेक बराबर कितना हो गया? 3.26 प्रकाश वर्ष, या फिर 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। दूरी मापने की यदि पूछे कि सबसे बड़ी इकाई कौन है, तो हो जाएगा पारसेक। एक पिको सेकेंड बराबर होता है 10 के पावर -12 सेकेंड। एक पिको सेकेंड बराबर कितना होता है? 10 के पावर -12 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठोस कोण की इकाई है स्टेरेडियन। ठोस कोण की किससे मापते हैं? ठोस कोण को स्टेरेडियन से। एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल। एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल के। पास्कल किसका मात्रक होता है? तो दाब का। पास्कल किसका मात्रक होता है? दाब को। दाब का। दाब को किससे मापा जाता है? तो पास्कल से। एक न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। एक न्यूटन बराबर कितना? 10 के पावर 5 डाइन होता है। 10 के पावर 5 डाइन। 10 के पावर 5 डाइन होता है। डाइन किसका मात्रक है? तो बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो डाइन होता है। एक जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्घ के। एक जूल कितना बराबर होता है? 10 के पावर 7 अर्घ के। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है, या न्यूटन मीटर होता है। इसका दोनों मात्रक होता है। जूल, जो कार्य और ऊर्जा की जो खोज किया किसने? तो जूल साहब ने, तो उसके नाम पे पड़ा जूल उसका मात्रक, या फिर उसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। अगला है, वेग तथा त्वरण का एसआई मात्रक है। वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। वही त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण हो गया, त्वरण का क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। इसमें मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या तो ऐसे होगा मीटर सेकेंड इनवर्स 2, ऐसे होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एंगस्ट्रम इकाई है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एंगस्ट्रम इकाई है लंबाई को। लंबाई को किससे मापते हैं? तो एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम में भी मापते हैं लंबाई को। कोणीय वेग का मात्रक होता है, या कोणीय वेग की इकाई रेडियन पर सेकेंड। कोणीय वेग को मापते हैं रेडियन पर सेकेंड से। और ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। अब एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर के। एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? 10 के पावर -10 मीटर के। अगला है, ऊपर फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण होता है ऋणात्मक। क्या होता है? यदि किसी वस्तु को पृथ्वी पर से ऊपर फेंका जाए तो उसका त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक होगा। 1 केजी राशि वजन, 1 केजी राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। यदि ये पूछे कि 1 केजी कोई राशि का जो वजन होगा कितना होगा, तो 9.8 न्यूटन। अगला है, एक वस्तु का भार, अगला है कि एक वस्तु का भार होता है, एक वस्तु का भार अधिकतम होता है किसमें? तो वायु में। किसी भी वस्तु का भार जो अधिकतम होता है किसमें? तो वायु में। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है।
किसी भी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। तो P बराबर एम भी, P बराबर एम भी, मतलब किसी भी पिंड का जो संवेग है उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। अगला देखेंगे, गति का नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। गति का किसने दिया था नियम? न्यूटन ने दिया था। गति के कितने नियम है? 3 नियम है। अगला है, प्रक्षेप्य पथ होता है परवलयाकार। प्रक्षेप्य जो पथ होता है कैसा होता है? परवलयाकार, इसको होते हैं अंडा के आकार का। अगला है कि रॉकेट का पलायन आधारित होता है। रॉकेट का जो पलायन वेग होता है जो किस पे आधारित होता है? न्यूटन गति के तृतीय नियम पे, न्यूटन गति के तीसरे नियम पे रॉकेट का जो पलायन वेग होता है उस पर आधारित होता है। अगला है कि गुरुत्वीय त्वरण H, गुरुत्वीय त्वरण को किसे सूचित करते हैं? H से का मान किसके बराबर होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। अब बोल रहा है कि छोटी जी है जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका अधिकतम और न्यूनतम मान कहाँ होता है? इसका अधिकतम मान होता है ध्रुव पे, जी का अधिकतम मान कहाँ होता है? ध्रुव पे। और न्यूनतम मान कहाँ होता है? तो भूमध्य रेखा पे होता है। और शून्य कहाँ होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पे जी का मान शून्य होता है, दिया हुआ भी है। जी का मान शून्य होता है पृथ्वी के केंद्र पे, यानी जी का मान जो है पृथ्वी के केंद्र पे शून्य होता है और जो है ध्रुवों पे अधिकतम होता है, अब भूमध्य रेखा पे न्यूनतम होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है बराबर। अगला क्वेश्चन है कि भूस्थिर उपग्रह स्थित होते हैं। जो यह भूस्थिर उपग्रह जो है यह कहाँ स्थित होता है? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। कितना दूरी पे? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। भूस्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितने घंटे का था? 24 घंटे का होता है। भूस्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना घंटा? 24 घंटे का होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है 1/81। पृथ्वी का जितना द्रव्यमान है तो यदि चंद्रमा के द्रव्यमान से अनुपात किया जाए तो 1/81 होगा। यानी कहने का है कि यदि 81 भाग पृथ्वी है तो उसमें 1 भाग क्या होगा? चंद्रमा होगा, उसके बराबर। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा के लिए जो पलायन वेग है कितना है? 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने किया। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? घटता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पृथ्वी के तल के ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो घटता है। यदि पृथ्वी की सतह पर रहे या उसके ऊपर जाए या फिर उसके नीचे जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो घटेगा। अगला है, पृथ्वी तथा सौरमंडल के लिए पलायन वेग का मान। पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और सौरमंडल के लिए कितना है? 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग वो वेग होता है जैसे पृथ्वी पर से यदि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से छोड़ा जाए किसी पिंड को तो वो जो है जहाँ से गुरुत्वाकर्षण का जो पकड़ है उससे ऊपर चला जाएगा वो। अगला है, चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है 1/6 गुना होता है। कहने का तात्पर्य है यदि किसी पिंड का भार पृथ्वी पे 36 kg है तो चंद्रमा पे जाकर कितना होगा? 1/6 यानी 6 kg होगा, वहाँ 6 न्यूटन होगा। सॉरी, केजी नहीं, न्यूटन होगा। 6 न्यूटन भार का मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन होता है। अगला है, खिंची हुई रबर, खींचे हुए धनुष, खिंची हुई कमानी में भंडारित होती है स्थितिज ऊर्जा। पूछे खींचे हुए रबर में या धनुष में या फिर खींची हुई कमानी में कौन ऊर्जा होती है भंडारित? स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो डायनेमो। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वही विद्युत मोटर का क्या काम है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर। अगला देखेंगे, फ्यूज का तार बना होता है, सॉरी बोल रहा है कि फ्यूज का जो तार होता है उसका क्या होता है? तो प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। बना ही इसीलिए जाता है कि फ्यूज के तार पहले कहीं भी जो करंट जो जाता है तो फ्यूज होकर ही जाता है, उसका गलनांक कम होगा
तो यदि वोल्टेज ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो फ्यूज कर जाएगा, फ्यूज का तार गल जाएगा, तो उससे जो है आगे धारा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो होने वाली क्षति से बच जाएंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, क्षति हो जाएगा। इसीलिए जो फ्यूज का तार जो उसका प्रतिरोध उच्च किया जाता है और गलनांक को निम्न बनाया जाता है। अब अगला है कि हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। हीटर का तार किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है बना किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। अगला है कि हाइड्रोलिक ब्रेक, जो हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित होता है पास्कल के नियम पे। हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है किस नियम पे आधारित होता है, पास्कल के नियम पे। अगला है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। यदि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से आकाश को देखे तो कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो किसका बना होता है, तो नरम लोहा का। ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है, नरम लोहे का। अब पूछ रहा है कि अपवर्तनांक सबसे अधिक किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का। वही पूछे अपवर्तनांक सबसे कम किसका होता है, तो लाल रंग का। यदि पूछे अपवर्तनांक सबसे अधिक तो बैगनी रंग, सबसे कम तो लाल रंग। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन वही है, अपवर्तनांक सबसे कम किस रंग का होता है, तो लाल रंग का। समुद्र की गहराई मापी जाती है नॉटिकल मील द्वारा। समुद्र की गहराई जो मापते हैं किससे मापते हैं, तो नॉटिकल मील से। अच्छा, एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, तो 1852 मीटर। 1852, एक नॉटिकल मील जो है, एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। वह यदि किलोमीटर में पूछे तो 1.852 किलोमीटर होता है। अगला देखेंगे, ज्योति तीव्रता का पूछ रहा है कि कंडेला मात्रक है किसका, ज्योति तीव्रता का। कंडेला जो मात्रक होता है किसका होता है, ज्योति तीव्रता का। ऐसे पूछता है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो कंडेला। अगला है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। किसी भी प्रकाश का जो है रंग जो है, प्रकाश का जो रंग जो है उसको जो निश्चित किया जाता है किसके द्वारा, उसके तरंगदैर्घ्य के द्वारा। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल रंग का। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। दिया हुआ है बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका, तो बैगनी रंग का होता है। निर्वात में रेडियो तरंग या प्रकाश तरंग की गति कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में के या फिर रेडियो तरंग या प्रकाश तरंग की बात हो तो कितना होगा, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड उसका वेग होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है कि प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने ज्ञात किया, तो रोमर ने। प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने निकाला था, तो रोमर ने निकाला था। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। यदि पूछेगा कि लेंस की क्षमता को किस में मापते हैं, तो डायोप्टर में मापते हैं। आँख के रेटिना पे बना प्रतिबिंब होता है, आँख के जो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा होता है। पूछे कि प्राथमिक रंग में कौन कौन आता है, तो लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला तीनों रंग को क्या कहते हैं, प्राथमिक रंग कहते हैं। लाल, हरा और नीले रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समान आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। बोला है कि यदि सामान्य आँख हो जो सुस्पष्ट हम देख सकते हैं तो न्यूनतम दूरी, न्यूनतम अधिकतम अनंत होती है, लेकिन न्यूनतम कितना, तो 25 सेंटीमीटर। यदि ऐसे पूछ दिए क्वेश्चन कि समान आँख के लिए अधिकतम दूरी क्या होती है, तो वो अनंत होती है। वही न्यूनतम पूछे तो कितना होती है, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निकट दृष्टिदोष जिसको मायोपिया कहते हैं को दूर करने में प्रयुक्त होता है कौन सा लेंस, तो अवतल लेंस। दूर दृष्टिदोष में उत्तल लेंस। इसको याद करने का एक तरीका है कि निकट में कितने अक्षर है, 3 अक्षर है। यहाँ देखिए अवतल में कितना, 4 अक्षर है। यहाँ दीर्घ में कितना है, 2 अक्षर है। यहाँ कितना है, 3 है। कहने का है कि बड़का वाला में बड़का, छोटका वाला में छोटका। यदि निकट पूछे तो अवतल, दूर के है तो उत्तल। वही मायोपिया के है तो अवतल। हाइपर मतलब दीर्घ, दीर्घ से याद रखेंगे। हाइपर मतलब दीर्घ। हाइपर मेट्रोपिया पूछे तो उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, कहा है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश किस रूप में संचरित होती है, कहने का कि प्रकाश किस रूप में गमन करती है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में।
प्रकाश जो है एक जगह से दूसरे जगह किस रूप में जाती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में जाती है। पूछा गया था प्रकाश कौन सी तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। वही है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य परिसर होता है 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के कितना 7800 एंगस्ट्रम तक। 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम तक। अगला है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है, माध्यम की अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। किसी भी माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो माध्यम की अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। अगला है कि जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। कहने का है कि यदि प्रकाश का अपवर्तनांक अधिक होगा तो प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। यदि प्रकाश का अपवर्तनांक कम होगा, प्रकाश का अपवर्तनांक यदि कम होगा तो उसका चाल क्या होगा, प्रकाश का अधिक होगा। अगला है कि प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो सूर्य है। सबसे बड़ा यदि पूछे प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो सूर्य है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो सूर्य है। अगला है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, तो लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लेकिन बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। अगला है, प्रकाश का किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाती है तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला है, प्रकाश का किसी अवरोध से टकराकर तथा उसके किनारे पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी अवरोध से टकराता है और उसी के किनारे में थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में ही प्रवेश कर जाता है तो ऐसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है किसी वस्तु का। और दो समतल दर्पण के बीच में जो प्रतिबिंब बनता है तो अनंत प्रतिबिंब बनता है। यदि दो समतल दर्पण के बीच में किसी वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब के निकालने के लिए तो क्या होगा, उसका अनंत प्रतिबिंब होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या सेल्सियस में पूछे तो कितना 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन होता है। मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर केल्विन में उसी को पूछ दे 310 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। पूछता है कि विशिष्ट ऊष्मा क्या हो, विशिष्ट ऊष्मा क्या है। विशिष्ट ऊष्मा वो है किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान, मतलब यदि पदार्थ के एक द्रव्यमान के एकांक भाग मतलब एक भाग पे ताप को यदि 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की जरूरत होती है उसे क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है, बार होता है। वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं, बार से मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर के जरिए। वायुमंडलीय जो दाब होता है उसको किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर के जरिए मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर को। आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है किससे, हाइड्रोमीटर को। वही पूछेगा कि आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है तो हाइग्रोमीटर। यदि क्वेश्चन ये पूछ जाए कि आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है तो हाइग्रोमीटर से। क्वेश्चन यहाँ ये है कि आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है तो हाइड्रोमीटर से। घनत्व रहे तो हाइड्रो, आर्द्रता रहे तो हाइग्रो। अगला है कि दाब बढ़ने पर वोल्फ का जो गलनांक क्या होता है, घटता है। यदि दाब बढ़ाया जाए तो वोल्फ का गलनांक क्या होगा, घट जाएगा। अगला है कि जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम,
जल का जो घनत्व होता है 4 डिग्री पे अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री पे। जल का घनत्व अधिक है अधिकतम तो कितना डिग्री पे, 4 डिग्री पे। वही आयतन के न्यूनतम तो फिर 4 डिग्री पे। वर्षा की जो छोटी छोटी बूंद होती है गोल होती है किस कारण से, पृष्ठ तनों के कारण से। वर्षा की जो बूंदे गोल होती है, वर्षा की जो बूंदे जो है वो गोल होती है किसी कारण से, तो पृष्ठ तनों के कारण से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरना क्या प्रदर्शित करेगी, आंधी आने की संभावना। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। वही यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। वही यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन या मौसम जो है साफ होने की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल का जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर जो है मान समान होता है कितने पे, तो -40 डिग्री सेल्सियस ताप पे। कितने पे, -40 डिग्री सेल्सियस ताप पे। यह माइनस लगना छूट गया है, यह माइनस होगा, -40 डिग्री सेल्सियस ताप पे होता है। अगला है कि सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकंड। पूछता है सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो 2 सेकंड होता है। उसके बाद है कि आवृत्ति और आवर्तकाल। बोला है कि आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल का मान क्या होता है, तो 1 होता है। n गुना t बराबर क्या होता है, 1 होता है। या होता है n बराबर 1/t, ये भी फॉर्मूला होता है n बराबर 1/t। t क्या है, आवर्तकाल है, n क्या है, तो आवृत्ति है। आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल को क्या कहते हैं, उसका मान 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अगला है कि आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल कितना होता है, तो 1 होता है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है ठोस में। ध्वनि की चाल पूछे अधिकतम किस में, तो ठोस में। न्यूनतम किस में, तो गैस में दिया है यहाँ। न्यूनतम किस में, तो गैस में। ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि कैसी है, अनुदैर्घ्य। प्रकाश कैसी है, अनुप्रस्थ है। ध्वनि धैर्य प्रकाश प्रस्थ, इसको ऐसे याद रखना है। ध्वनि धैर्य प्रकाश प्रस्थ, मतलब ध्वनि तरंग कैसी तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है। अब प्रकाश तरंग कैसी है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। अगला है कि अगला है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है। ध्वनि की जो तीव्रता है उसको किस में मापते हैं, तो डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ध्वनि की जो चाल होती है यदि मील में पूछे, मील प्रति घंटा में, तो 760 मील प्रति घंटा। वही यदि मीटर पर सेकंड में पूछे तो 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की चाल यदि मीटर पर सेकंड में पूछे 332 मीटर पर सेकंड, वही मील प्रति घंटा में पूछे तो 760 मील प्रति घंटा होती है। अगला है ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति पे। ध्वनि का जो तारत्व होती है, पिच होती है, किस पर निर्भर करती है, तो आवृत्ति पे। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर इसका तारत्व अधिक होता है। यदि ध्वनि की आवृत्ति अधिक होगी तो उसका तारत्व क्या होगा, अधिक होगा। अगला है, अगला क्या है, आवृत्ति अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि किस प्रकार की होती है, तो पतली होती है। जिसकी आवृत्ति अधिक होगी ध्वनि कैसी होगी, पतली होगी। और ध्वनि की आवृत्ति कम होने पर इसका तारत्व क्या होता है, कम होता है। ध्वनि की आवृत्ति यदि कम हो तो उसका तारत्व क्या होगा, कम होगा। कम आवृत्ति वाली ध्वनि किस प्रकार की होती है, तो मोटी होती है। जिसका आवृत्ति कम होगा तो ध्वनि कैसी होगी, वो मोटी ध्वनि होगी। अगला है यदि मैक संख्या का मान 1 हो तो इसका अर्थ है कि पिंड की चाल ध्वनि की चाल के क्या है, बराबर है। यदि मैक संख्या का मान 1 हो तो इसका अर्थ ये होता है कि किसी पिंड की जो चाल है वो ध्वनि की चाल का क्या होता है, बराबर होता है। यदि वही मैक संख्या का मान 2 हो, इसका मान क्या होता है, ध्वनि की चाल से किसी पिंड की चाल क्या है, 2 गुना है। यदि मैक संख्या का मान 2 हो तो इसका अर्थ यह होता है कि ध्वनि की चाल जो है, ध्वनि की चाल, इसका अर्थ है कि ध्वनि की चाल जो है क्या हो, किसी पिंड की चाल से 2 गुना हो। अगला देखेंगे यदि मैक संख्या का मान, अगला है यदि मैक संख्या का मान
यदि मेक संख्या 1 से अधिक हो तो पिंड की चाल क्या होगी? प्राध्वनिक होगी। पिंड की चाल कैसी होगी? प्राध्वनिक होगी। पूछता है क्वेश्चन, यदि मेक संख्या 1 से अधिक हो तो किसी पिंड की चाल क्या कहलाती है? प्राध्वनिक, अतिध्वनिक, इनमें से कोई नहीं तो क्या होगी? प्राध्वनिक होगी। अगला है, यदि मेक संख्या का मान 5 से अधिक हो तो फिर क्या होगा चाल? अति प्राध्वनिक। यदि 1 से अधिक हो तो प्राध्वनिक, 5 से अधिक हो तो अति प्राध्वनिक, यदि 2 हो तो फिर 2 गुना, 1 हो तो पिंड की चाल और प्रकाश की चाल क्या है? बराबर है। ध्वनि की चाल, सॉरी, ध्वनि की चाल बराबर है। अगला देखेंगे, वायु में ध्वनि की चाल। अगला है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1483 मीटर प्रति सेकंड। पूछे यदि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, वही जल में पूछ दे तो 1483 मीटर प्रति सेकंड होती है, वही यदि लोहे में पूछ दे तो 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला देखेंगे, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कहलाता है माइक्रोफोन। तो ध्वनि ऊर्जा को यदि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो उसको क्या कहते हैं? यंत्र को माइक्रोफोन कहते हैं। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं? माइक्रोफोन कहलाते हैं। अगला देखेंगे, पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्ड किस यंत्र से की जाती है? तो हाइड्रोफोन से। पानी के अंदर जो ध्वनि की जो रिकॉर्ड की जाती है किससे की जाती है? तो हाइड्रोफोन की सहायता से की जाती है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि को दूर स्थान तक ले जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मेगाफोन। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जो दूर स्थान तक ले जाता है, कौन ले जाता है? मेगाफोन ले जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि को किस यंत्र से रिकॉर्ड किया जाता है? तो टेप रिकॉर्डर से। ध्वनि को किस यंत्र की सहायता से रिकॉर्ड किया जाता है? तो टेप रिकॉर्डर की सहायता से। अगला है कि कान पर सुनी गई ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड। कहने का है 1/10 सेकेंड तक रहता है। यदि किसी भी ध्वनि को हम सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क पर जो उसका प्रभाव होता है कितना होता है? 1/10 सेकेंड तक रहता है। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 40 से 60 डेसिबल होती है। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 40 से 60 डेसिबल होती है। अगला देखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पर सूक्ष्म वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड होती है। कितना? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। 0 डिग्री पे सूक्ष्म वायु में ध्वनि की चाल कितना होती है? 332 मीटर पर सेकेंड होती है। अगला है कि हमारे हृदय के धड़कन की आवृत्ति को किस यंत्र हमारे हृदय के धड़कन की आवृत्ति को किस प्रकार के यांत्रिक तरंगों के समान होती है? तो अवश्रव्य तरंगों के समान होती है। हमारे हृदय की जो धड़कन की आवृत्ति होती है वो अवश्रव्य तरंगे के समान होती है। अगला क्वेश्चन है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा यदि खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। क्वेश्चन पूछता है, यदि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा और परिवर्तित रहेगा? इनमें से कोई नहीं तो क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूध से क्रीम निकालने पर, अगला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व क्या होता है? तो बढ़ जाता है। दूध से यदि हम क्रीम को निकाल लेंगे तो उसका घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होती है? 17 मीटर होनी चाहिए। यदि हम कोई ध्वनि को बोलते हैं और वो टकराता है और वापस जो लौटता है, जो हमारे कान तो फिर से सुनाई देता है, लेकिन इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। अस्थायी तथा अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा। यदि पूछे अस्थायी के लिए तो नर्म लोहा, वही अस्थायी चुंबक पूछे तो इस्पात। अस्थायी पूछे तो नर्म लोहा, अस्थायी पूछे तो इस्पात। अगला देखेंगे, अगला है, पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? 18 डिग्री होती है। पृथ्वी के भौगोलिक और चुंबकीय अक्ष जो है उसके बीच का कोण कितना डिग्री? 18 डिग्री होता है। अगला देखेंगे, ठोस का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ठोस का चमकना
अब और मृग मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस की भांति। पानी के जो अंदर जो बुलबुला होता है वह कार्य कैसे करता है? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अगला है कपड़ा सुखाने की मशीन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन कार्य करती है अपकेंद्री बल के सिद्धांत पे। कपड़ा सुखाने की जो मशीन होती है और दूध से जो क्रीम निकालने की जो मशीन होती है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पे, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला है लालटेन की बत्ती के तेल का ऊपर चढ़ना तथा ब्लॉटिंग पेपर का स्याही सोखना किसका उदाहरण है? केशिकत्व क्रिया का उदाहरण है, केशिकत्व क्रिया। अगला क्वेश्चन है त्वरित चालक बनाया जाता है तांबे का। त्वरित चालक किसका बना होता है? तो तांबे का बना होता है। अगला है त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला क्वेश्चन है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम उदाहरण है अर्धचालक का। कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, किसका उदाहरण है? अर्धचालक का उदाहरण है। चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर सदैव रुकती है उत्तर दक्षिण दिशा में। यदि हम चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटका दें तो वह किस ओर रुकेगी? उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकेगी। परमाणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे के सिद्धांत पे आधारित है और हाइड्रोजन बम संलयन पे, नाभिकीय संलयन पे आधारित है। परमाणु बम किस पे? विखंडन पे। हाइड्रोजन बम संलयन पे। सूर्य किसका उदाहरण है? तो संलयन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे चुंबकत्व समाप्त हो जाता है यदि उसे हथौड़े से पीटा जाए या फिर गर्म किया जाए। चुंबकत्व को कितने प्रकार से समाप्त किया जा सकता है? दो प्रकार से, हाथों से पीट कर एक गर्म करके, दो तरीका से उसका चुंबकत्व समाप्त किया जा सकता है। अगला है जीवों के अवशेष की आयु का पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग द्वारा। जीवों को जो अवशेष है उसका जो पता लगाया जाता है किससे? कार्बन डेटिंग विधि से उसका पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे पुरानी चट्टानें तथा खनिज पदार्थों आदि की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। पुरानी चट्टान हो या फिर निर्जीव कोई पदार्थ हो उसका जो आयु ज्ञात किया जाता है, एज निकाला जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा निकाला जाता है। अगला है कि नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है कैडमियम, जिसको कहते हैं CD संकेत होता है, बोरोन जिसका संकेत B होता है, दोनों के क्षर। कैडमियम और बोरॉन के क्षर का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए। नाभिकीय रिएक्टर में जो अभिक्रिया कराई जाती है उसको नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम और बोरॉन के क्षर का। अगला क्वेश्चन है पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्यों? इसीलिए वहाँ पकता है कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम हो जाता है और जल का क्वथनांक क्या होता है? घट जाता है। वायुमंडलीय दाब कम होगा, जल का क्वथनांक घटेगा पहाड़ों पर। वही ऊंचाई बढ़ने से क्या होता है? वायुमंडलीय दाब में कमी आती है, या फिर गहराई में भी जाने से वायुमंडलीय दाब में कमी आती है। अगला क्वेश्चन है नाभिक का आकार कितना होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया? रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया? तो हेनरी बेकुलर ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी बेकुलर। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया? तो हेनरी बेकुलर ने। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। वही शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। यदि पूछे प्रतिध्वनि का क्या कारण है तो ध्वनि तरंगों का जो परावर्तन होता है वही क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि कहलाती है। ध्वनि का जो लौटना होता है टकरा करके वही प्रतिध्वनि कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे पारा का हिमांक तथा क्वथनांक होता है। हिमांक मतलब हुआ गलना, क्वथनांक मतलब हुआ भाप निकलना। तो जो हिमांक है जो जमता है जो पारा -39 डिग्री सी पे, -39 डिग्री सेल्सियस पे, और वही क्वथनांक कितना होता है? 357 डिग्री सेल्सियस। जमना हिमांक -39 डिग्री सेल्सियस और जो भाप जो बनता है 357 डिग्री सेल्सियस पे। हिमांक -39 डिग्री पे और जो है क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस पे। अगला है
सूर्य के प्रकाश के परिकिरण सबसे अधिक होता है। सूर्य के प्रकाश में जो परिकिरण किस रंग के प्रकाश का सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग के प्रकाश का सबसे अधिक होता है। और सबसे कम किसका? तो लाल रंग का। अगला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया? तो आर्किमिडीज ने दिया। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत किसने दिया? तो आर्किमिडीज ने दिया। अगला है, बर्फ के दो टुकड़ों को, अगला है क्या कह रहा है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बोल रहा है कि दो टुकड़ों को यदि आपस में चिपकाते हैं, दबाते हैं, तो क्या होता है? दबाने से दाब अधिक होगा और बर्फ का गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी का एक उदाहरण है कि जो गाँव सब में जो बर्फ़ बेचने आता है तो एकदम सटा सटा के बॉक्स में रखता है। वही है कि दाब अधिक होता है सटने से तो उसका गलनांक जो है घटता नहीं, तो बर्फ़ जो है वो जल्दी गल जाएगा। वैसे बाहर निकालने में गल जाता है तुरंत, तो वो अंदर में भी गल जाएगा। यही रीज़न होता है कि बर्फ़ जो है जल्दी नहीं गलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में किसी भी गाड़ी की जो साइड मिरर होती है उसमें जो प्रयुक्त होता है किसका? उत्तल दर्पण का। दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण का। या फिर गाड़ी की हेडलाइट में कौन सी दर्पण लगी होती है? तो अवतल दर्पण लगी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है व्यतिकरण के कारण। साबुन का जो बुलबुला होती है जो रंगीन दिखाई देती है किसके कारण से? व्यतिकरण के कारण से। बादल वायुमंडल में तैरते हैं किस कारण से? कम घनत्व के कारण से। बादल जो वायुमंडल में तैरते हैं किसके कारण से? कम घनत्व के कारण से क्या होते हैं? वायुमंडल, बादल जो वायुमंडल में तैरते हैं, घनत्व कम होगा तो तैरेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्स किरण की खोज किसने की? तो राउंड जॉन ने। कब? 1895 ईस्वी में। एक्स किरण की खोज किसने की? राउंड जॉन ने 1895 ईस्वी में। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 16 का। कोबाल्ट 60 का कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। बादलों की दिशा या गति मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप। बादल की जो गति होती है या फिर बादल की जो दिशा होती है उसको किससे मापा जाता है? तो नेफोस्कोप से। नेफोस्कोप से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। यदि बर्फ का टुकड़ा पिघल जाए तो पानी के स्तर में क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। क्रायोजेनिक जो इंजन होती है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक गैस के पात्र में दाब बढ़ाया जाता है, जब एक गैस के जो पात्र मतलब बर्तन होते हैं उसमें यदि दाब को बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या परिवर्तन पड़ेगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक का समय क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा, मतलब रूट में होता है। यदि वही लोलक की लंबाई 16 गुनी होती तो लोलक का समय क्या होता है? 4 होता, 4 गुना। अगला है, सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। ये भी वही होता है। और वही यदि 16% का बढ़ा दी जाए तो कितना होता है? 4% बढ़ जाता है यहाँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए इस पर लगाए जाने वाला बल जो काम करता है क्या? प्रत्यानयन बल होती है। कहने का है, किसी स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं बाहर की ओर उस पर हम अपने एक्सटर्नल बल लगाते हैं, उसके बाद उसको छोड़ते हैं, फिर जो अपने मूल अवस्था में आता है तो उसमें कोई न कोई बल कार्य करता है जो उसको मूल अवस्था में लाता है, तो वही बल को क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। वही ताप का सीजीएस मात्रक पूछे तो सेल्सियस। ताप का एसआई मात्रक केल्विन और ताप का जो है सीजीएस मात्रक तो सेल्सियस। आप देखते हैं दाब की विमा क्या होती है? एम एल इनवर्स टी के पावर -2 होती है। यहाँ एम क्या है? एम द्रव्यमान है। एल क्या है? लंबाई है। टी क्या है? सेकेंड है। दाब की विमा क्या होती है? एम एल इनवर्स टी के पावर -2। अगला देखेंगे, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। और वही बल का सीजीएस मात्रक क्या होती है? डायन होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बल आघूर्ण। अगला क्वेश्चन है, बल आघूर्ण, भार, संवेग, वेग, त्वरण, विस्थापन कौन सी राशि है? इसे सदिश राशि है।
बल हो गया, बल आघूर्ण हो गया, भार हो गया, संवेग हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। फिर अदिश राशि कौन सब है? ऊर्जा हो गया, कार्य, ऊर्जा, कार्य, दूरी, मात्रा, लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल। ये सब क्या? अदिश राशि है। अदिश राशि क्या है? ऊर्जा है, कार्य है, दूरी है, मात्रा है, लंबाई है, आयतन है, क्षेत्रफल है। ये सब क्या है? अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृष्ठ तनाव या फिर पृष्ठीय ऊर्जा या बल प्रवणता की विमा क्या होती है? एम एल जीरो टी की पावर -2 होती है। एम एल जीरो टी की पावर -2, एम की पावर 1, एल की पावर 0 और टी की पावर -2 होती है। पृष्ठीय तनाव की, पृष्ठीय तनाव पूछे या पृष्ठीय ऊर्जा पूछे या बल प्रवणता पूछे, इसकी विमा क्या होती है? एम की पावर 1, एल की पावर 0, टी की पावर -2 होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन हो, कितना? 60 न्यूटन हो, तो चंद्रमा पर उसका भार होगा 10 न्यूटन हो जाएगा। कहा है कि पृथ्वी पर से चंद्रमा पे क्या होता है? 1/6 होता है भार। तो ये 60 है, यहाँ 1/6 करेंगे तो काट देंगे तो कितना होगा? 10 न्यूटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी वस्तु का, यदि किसी मनुष्य का द्रव्यमान पृथ्वी पे 70 केजी हो, तो चंद्रमा पे क्या होगा? द्रव्यमान 70 केजी होगा। कहा है कि भार परिवर्तन होता है लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भार में इसीलिए परिवर्तन होता है कि वेट, भार का इंग्लिश क्या था? वेट। W बराबर होता है mg, ये होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान में गुणा करेंगे 9.8 से, या तो चंद्रमा पे इसका कम होता है, क्या इस पृथ्वी पे जितना होता है उसके 1/6 होता है, तो वही जो गुना होता है तो उसके भार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि यदि किसी वस्तु को हम चंद्रमा पे से पृथ्वी पे लाते हैं तो उसके किस में परिवर्तन होगा? भार में, द्रव्यमान में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या होगा? भार में परिवर्तन होगा लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? 1/4 होगा। यदि चाल आधा होगा तो गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वस्तु की चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुनी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है ना, कि बराबर 1/2 mv²। वही कह रहा है, यदि किसी वस्तु की चाल दोगुनी कर दी जाए, यदि 2 दोगुना होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 4 गुनी हो जाएगी। 2 का स्क्वायर 2 दूना 4। या यदि आधा करेगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेगा तो हो जाएगा 1/4, जिसका मतलब 1/4 रह जाएगा वो, इसीलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो है, ई बराबर क्या होता है? mc²। जहाँ c क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल है, m क्या है? तो वहाँ द्रव्यमान है। यहाँ जो होगा 3 गुना 10 के पावर 8, 10 के पावर 8 सॉरी, ऐसे है कि 3 गुना 10 के पावर 8 m प्रति सेकंड, ऐसे होगा। अगला देखेंगे, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण ई बराबर mc² है, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को जिस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है कहा जाता है सापेक्षता का सिद्धांत। जो आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है, इसको किस नाम से जाना जाता है? सापेक्षता का सिद्धांत। पूछता है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो आइंस्टीन ने दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लाज्मा द्रव की वह अवस्था होती है, ये जो प्लाज्मा है बोल रहा है कि प्लाज्मा द्रव की वह अवस्था होती है जिसमें पदार्थ के परमाणु होते हैं उच्च ताप पर आयनित अवस्था में। क्वेश्चन है कि प्लाज्मा द्रव की वह अवस्था होती है, प्लाज्मा द्रव की वह अवस्था होती है जिसमें पदार्थ के परमाणु उच्च ताप पर आयनित अवस्था में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कांच किस प्रकार का ठोस है? यही पूछा है, कांच किस प्रकार का ठोस है? और क्रिस्टलीय ठोस है। कांच कैसी ठोस है? और क्रिस्टलीय ठोस है। सर्वाधिक अघात वर्धनीय ठोस कौन है? सोना है। बोला अत्यधिक तन्यता वाले ठोस पदार्थ है
क्वार्टज और प्लेटिनम है। अत्यधिक तन्यता वाले ठोस पदार्थ कौन है? क्वार्टज और प्लेटिनम है। सर्वाधिक भंगुर ठोस पदार्थ है, टंगस्टन है। भंगुर मतलब जो टूट जाए, जो अधिक दूरी अति उसकी कोई तार वगैरह नहीं बनाए जा सकते, वो टूट जाता है, उसे भंगुर कहते हैं। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत में मीट्रिक पद्धति अपनाई गई वर्ष 1957 में। भारत में जो मीट्रिक पद्धति कब से अपनाई गई? तो वर्ष 1957 से। अगला क्वेश्चन है लंबाई के मात्रक मीटर को प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के पदों में परिभाषित किया कब? तो वर्ष 1960 में। लंबाई का जो मात्रक होता है, लंबाई के मात्रक को जो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य, लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर, उसको जो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के रूप में कब परिभाषित किया गया? तो वर्ष 1960 में। 1 मीटर बराबर होता है क्रिप्टॉन में 86 के नारंगी प्रकाश के 1650 या फिर 763.73 तरंग दैर्घ्य के। इतना आप देखिए कितना है, इसको दहाइए, इतना तरंग दैर्घ्य के बराबर होता है। सूक्ष्म जीवों की लंबाई मापी जाती है माइक्रोन में। सूक्ष्म जीव की लंबाई किसमें मापी जाती है? तो माइक्रोन में मापी जाती है। अति सूक्ष्म जीवों का मात्रक है एंगस्ट्रम। अति सूक्ष्म जीवों का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रम है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणुओं के नाभिक का व्यास मापने की इकाई है फर्मी या फिर फेम्टोमीटर। परमाणु के नाभिक जो है उसको मापा जाता है किसमें? तो फर्मी में या फिर फेम्टोमीटर में मापा जाता है। क्वार्टर जो घड़ी होती है, बोल रहा है कि कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त घड़ी होती है कौन सी घड़ी? क्वार्टर्स घड़ी। क्वार्टर्स घड़ी कहाँ कहाँ प्रयुक्त होती है? कंप्यूटर में और माइक्रो प्रोसेसर में। अगला है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होती है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला है किसी वस्तु की अपेक्षा दूसरी वस्तु के वेग को किसी दूसरी वस्तु के वेग को क्या कहते हैं? सापेक्ष वेग कहते हैं। सापेक्ष वेग क्या होता है? किसी वस्तु की अपेक्षा दूसरी वस्तु का जो वेग होता है उसे क्या कहते हैं? सापेक्ष वेग कहते हैं। अगला है वृत्तीय गति करते हुए कण 1 सेकंड में तय किया गया विस्थापन कहलाता है कोणीय वेग। वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा 1 सेकंड में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? तो कोणीय वेग कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोणीय वेग का संकेत क्या होता है? ओमेगा होता है। कोणीय वेग का संकेत क्या होता है? तो ओमेगा होता है। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड के वेग में होने वाले परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। किसी भी पिंड के वेग में होने वाला परिवर्तन की दर जो है वह क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है वेग बढ़ने से त्वरण। अगला क्वेश्चन क्या है? वेग बढ़ने से त्वरण का मान होता है धनात्मक। वेग बढ़ेगा, त्वरण का मान क्या होगा? धनात्मक होगा। वही वेग घटेगा, त्वरण का मान क्या होगा? ऋणात्मक, यानी कि मंदन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वही है, किसी पिंड के वेग में परिवर्तन का मान ऋणात्मक हो तो पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाते हैं? मंदन कहलाते हैं। वेग घटेगा, वेग का मान ऋणात्मक में जाएगा, घटेगा तो क्या होगा? मंदन होगा। अगला देखेंगे, अगला है स्टेशन के समीप आती हुई गाड़ी में जो त्वरण जो उत्पन्न होता है उसको उत्पन्न त्वरण या मंदन, उसको क्या कहेंगे? मंदन कहेंगे। क्या है कि स्टेशन के जो जैसे जैसे नज़दीक आती है गाड़ी तो उसके क्या होती है? वेग में कमी आती है। जैसे ही वेग में कमी आएगा तो मंदन होगा। वही क्या है कि स्टेशन से निकलते हुए गाड़ी के समय में क्या होगा? तो वेग में क्या होती है? वृद्धि होती है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो वहाँ क्या होगी? त्वरण हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आइजैक न्यूटन के गति के अपने तीनों नियमों का प्रतिपादन जिस ग्रंथ में किया था उसका नाम क्या है? प्रिंसिपिया है। न्यूटन साहब ने जो गति के 3 नियम दिए उसको किस ग्रंथ में लिखा है? तो प्रिंसिपिया में लिखा है। न्यूटन के गति के विषयक प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जानते हैं? न्यूटन गति का जो प्रथम नियम है उसको और किस नाम से जानते हैं? तो जड़त्व के नियम से। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम को किस अन्य नाम से जानते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन गति का जो तीसरा नियम है उसको अन्य किस नाम से जानते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन बाय रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किसी
किसी पिंड को दिया गया आवेग बराबर होता है पिंड में उत्पन्न संवेग के परिवर्तन के। किसी भी पिंड में दिया गया आवेग जो होता है किसके बराबर होता है? पिंड में उत्पन्न संवेग के बराबर होता है। अगला है त्वरित गति से ऊपर चढ़ते हुए लिफ्ट में हमें अपना भार कैसा महसूस होता है? तो बढ़ा हुआ महसूस होता है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन है यदि त्वरित गति से कोई लिफ्ट यदि ऊपर जाए तो उसमें बैठे हुए किसी वस्तु का भार जो है कैसा महसूस होगा? तो बढ़ा हुआ महसूस होगा। और वह यदि त्वरित गति से नीचे आए, त्वरित गति से यदि नीचे आते हैं उसमें बैठा हुआ आदमी या फिर किसी वस्तु का भार क्या होगा? घटा हुआ महसूस होगा। नीचे उतरते समय यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो बैठे व्यक्ति का भार क्या होगा? शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर किसी पिंड के चंद्रमा पे किसी पिंड के भार या द्रव्यमान में से अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कौन नहीं बदलेगा? भार और द्रव्यमान में। द्रव्यमान नहीं बदलेगा, भार तो बदलेगा ही। अगला क्वेश्चन देखेंगे रॉकेट की ऊर्जा। अगला क्वेश्चन क्या है? रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। रॉकेट जो ऊपर उड़ता है, ऊपर जाता है, किस सिद्धांत पे? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे हो जाता है। अगला है कि पृथ्वी की ओर किसी वस्तु के गिरने से उसका वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। पृथ्वी की ओर जो है कोई वस्तु गिरता है तो उसका संवेग क्या होता है? बढ़ जाता है। अभिकेंद्र बल बराबर होता है F बराबर mv²/r। यहाँ F क्या है? तो बल है। m क्या है? द्रव्यमान है। v क्या है? तो वेग। r क्या है? तो त्रिज्या है। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। अब पूछ रहा है, अगला है कोणीय वेग और उसकी त्रिज्या के गुणनफल को क्या कहेंगे? तो रेखिक वेग कहेंगे। कोणीय वेग और उसके त्रिज्या के गुणनफल को क्या कहेंगे? तो रेखिक वेग कहेंगे। अभिकेंद्रीय बल का परिणाम क्या होता है? नियत रहता है। अभिकेंद्रीय जो बल होती है उसका परिणाम क्या होता है? नियत रहता है। और अभिकेंद्रीय जो बल होती है उसकी दिशा क्या होती है? निरंतर बदलती रहती है। अभिकेंद्रीय बल की दिशा क्या होती है? निरंतर बदलती रहती है। उसका परिणाम क्या होता है? नियत रहता है। परिणाम नियत रहता है और दिशा बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे किसी बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। किस बल के कारण? अभिकेंद्रीय बल के कारण जो है पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अभिकेंद्रीय बल के कारण पूछता है कि किस बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिकेंद्रीय बल के कारण। अगला है वृत्तीय मार्ग पर चलते हुए किसी वस्तु पर परिधि की ओर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? अपकेंद्रीय बल कहेंगे। वृत्तीय मार्ग पर चलने वाले किसी वस्तु पर परिधि की ओर लगने वाले बल, बाहर की परिधि मतलब बाहर की ओर लगने वाले बल, तो क्या कौन सी बल होगी? अपकेंद्रीय बल होगी। और वही अंदर की ओर त्रिज्या की ओर लगने वाले बल क्या होगी? अभिकेंद्रीय बल होगी। अगला देखेंगे सर्कस में एक झूले से दूसरे झूले पर जाना किसका उदाहरण है? जड़त्व आघूर्ण का उदाहरण है। सर्कस में जो है एक झूले से दूसरे झूले पर जाना किसका उदाहरण है? जड़त्व आघूर्ण का उदाहरण है। बर्फ पर स्केटिंग करना उदाहरण है, जड़त्व आघूर्ण का उदाहरण है। बर्फ पे जो स्केटिंग करते हैं किसका उदाहरण है? जड़त्व आघूर्ण का उदाहरण है। एसआई पद्धति में जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होती है? केजी मीटर स्क्वायर होती है। एसआई पद्धति में जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो केजी मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि झूले पर झूलती हुई लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा। यदि कोई लड़की या कोई लड़के झूले पर झूल रहा है, यदि वो खड़ा हो गया, पहले बैठा और उसके बाद क्या होगा? वो खड़ा हो गया, उसका आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा। आवर्तकाल कम हो जाएगा। वही यदि एक लड़की झूले पर झूल रही है और उसके पास एक दूसरी लड़की आकर के बैठ जाती है तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा वो। अगला क्वेश्चन है किस गति के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? आवर्ती गति के कारण। बोल रहा है किस गति के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो आवर्ती गति के कारण। किस बल के कारण? अगला है किस बल के कारण पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है? तो गुरुत्वीय बल के कारण।
पृथ्वी जो है किसी वस्तु को अपने ओर जो खींच लेती है तो गुरुत्वीय बल के कारण खींचती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियतांक, छोटी जी नहीं बड़ी जी, यह गलत है, ये क्या होगा, यहाँ ये बड़ी जी होगा, ये गलत है, का मान क्या होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। बड़ी जी जो होती है, जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसको बोलते हैं, उसका मान क्या होता है 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर, या फिर उसको बोलते हैं प्रति केजी स्क्वायर। अगला है गुरुत्वीय, अगला क्या है, गुरुत्वीय बल की प्रकृति सदैव होती है आकर्षण की। गुरुत्वीय बल की प्रकृति सदैव कैसी होती है, आकर्षण की होती है। पृथ्वी पर, अगला है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग क्या होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि हम पृथ्वी पर से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से हम ऊपर छोड़े तो क्या होगा, वो गुरुत्वीय त्वरण के जो क्षेत्र सीमा उसे क्या होगा, वो बाहर चल जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। आदर्श मशीन वह है, अगला है, आदर्श मशीन वह है जिसकी दक्षता की मात्रा 100% है। आदर्श मशीन वही मशीन है जिसकी दक्षता कितनी होती है 100% होती है। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक तुला कार्य करती है आघूर्ण के सिद्धांत पे। भौतिक जो तुला होती है किस पे कार्य करती है, वो आघूर्ण के सिद्धांत पे। अश्व शक्ति किसका मात्रक होती है, शक्ति का। 1 हॉर्स पावर 1 HP जिसको बोलते हैं हॉर्स पावर कितना होती है 746 वाट के बराबर होती है। अगला देखेंगे 1 किलोवाट में कितने वोट होते हैं 10⁻³ वाट होते हैं। 1 किलोवाट में 10⁻³ वाट होते हैं। अगला देखेंगे 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं, 1 मेगा में 10⁻6 वाट। 1 मेगा में कितना 10⁻6 होती है। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होती है 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है 746 वाट के बराबर होती है। एक अश्व शक्ति कितने के बराबर है 746 वाट के बराबर होती है। अगला देखेंगे बल और औसत वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। बल F और V का गुणनफल क्या कहलाती है, शक्ति। पृथ्वी, अगला है पृथ्वी तल पर वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है 1.013 गुना 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब का जो है पृथ्वी के तल पे इतना मान होता है 1.013 गुना 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला है सर्वप्रथम वायुमंडलीय दाब की गणना किसके द्वारा की गई थी, वॉन म्यूरिक द्वारा। किसके द्वारा, तो वॉन म्यूरिक द्वारा। अगला है किस बल के कारण द्रव में डूबी हुई कोई वस्तु हल्की प्रतीत होती है, उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावन बल के कारण ही जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो वह कैसी महसूस होती है, तो वह हल्की महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। किसी वस्तु के इकाई आयतन में जो निहित द्रव्यमान होती है उसको क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी गुब्बारे अगला क्वेश्चन क्या है, किसी गुब्बारे का वायु में उड़ना, जो कोई गुब्बारा होता है उसका वायु में जो उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है, वायु के उत्क्षेप के सिद्धांत पे। किसी गुब्बारे का वायु में उड़ना किस सिद्धांत पे कार्य करता है, वो वायु के उत्क्षेप के सिद्धांत पे। अगला है किसी वस्तु किन्हीं दो वस्तुओं के घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। कोई भी दो वस्तु लीजिए और उसके घनत्व का अनुपात कीजिए, उसको क्या कहेंगे, आपेक्षिक घनत्व कहेंगे। अगला है क्वेश्चन साधारण जल में तैरने वाले बर्फ के टुकड़े का कितना भाग जल में डूबा हुआ रहता है, 11/12 भाग डूबा हुआ रहता है। साधारण जल में तैरने वाले बर्फ के टुकड़े का कितना भाग जल के ऊपर रहता है, 1/12 भाग जल के ऊपर रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि साधारण जल में तैरने वाले बर्फ के टुकड़े का कितना भाग ऊपर रहता है, 1/12 भाग। यदि 12 भाग पूरा बर्फ है उसका एक भाग क्या होगा, ऊपर होगा, और 11 भाग क्या होगा, नीचे होगा।
और वही साधारण जल में तैरने वाले बर्फ के टुकड़े का जो भार होगा, कितना भाग जल में डूबा रहेगा, तो 11/12 भाग, मतलब कि 12 भाग में 11 भाग जल में डूबा रहेगा और 1 भाग ऊपर होगा। अगला देखेंगे, जब कोई जहाज जल की सतह पर तैरता है तो विस्थापित जल का द्रव्यमान कितना होता है? जहाज के द्रव्यमान के बराबर होता है। जब कोई जहाज जल की सतह पर तैरता है तो विस्थापित जल का जो द्रव्यमान होता है तो जहाज के द्रव्यमान के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे के एक टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा जल में क्या होता है? कम होता है। क्वेश्चन क्या था? अगला, लोहे के टुकड़े का जो भार होती है मिट्टी के तेल की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की तीनों अवस्था ठोस, द्रव, गैस में किनमें श्यानता नहीं होती है? तो ठोस में श्यानता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, द्रवों की श्यानता पर ताप वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर श्यानता क्या होती है? घट जाती है। जैसे ताप बढ़ेगा द्रव की श्यानता घटेगा। गैसों की श्यानता ताप से किस प्रकार प्रभावित होता है? गैस की जो होती है, द्रव की श्यानता क्या होती है? द्रव में क्या तो ताप वृद्धि पे श्यानता घटती है, वही गैस में कहे तो ताप वृद्धि करने से गैस में श्यानता ताप से किस प्रकार प्रभावित होती है? ताप बढ़ेगा तो श्यानता क्या होगी? बढ़ जाएगी। गैस में यदि हम ताप को बढ़ाएंगे तो श्यानता क्या होगा? बढ़ेगा। वही यदि द्रव में हम ताप को बढ़ाएंगे तो श्यानता क्या होगी? घट जाएगी। अगला देखेंगे, पॉइज क्या है? श्यानता गुणांक का मात्रक है। पॉइज को श्यानता गुणांक किस में मापते हैं? पॉइज में मापते हैं। वर्षा की बूंद की चाल किस घटक पर निर्भर करती है? बूंदों की त्रिज्या पे। वर्षा की बूंदों की जो चाल है किस पे निर्भर करती है? तो बूंदों की त्रिज्या पे। पेंटगन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पे। पेंटगन जो होती है किस पे काम करता है? बर्नौली के सिद्धांत पे। रबर और स्टील में से कौन अधिक प्रत्यास्थ है? स्टील अधिक प्रत्यास्थ होगा। अगला देखेंगे, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? संपीड्यता कहते हैं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे? संपीड्यता कहते हैं। अगला देखेंगे, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? सहसंजक बल कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। जब एक ही पदार्थ हो और दोनों के बीच में कोई न कोई बल कार्य करे उसे क्या कहेंगे? सहसंजक बल। इसका उदाहरण क्या है? जैसे पानी हो गया, सहसंजक बल है। कोई पेज हो गया, सहसंजक बल है। और वही यदि पेज पे हम कलम से जो लिखते हैं वो जो चिपकता है वो किसका है? आसंजक बल का उदाहरण है, जो आगे है। भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को क्या कहेंगे? आसंजक बल कहेंगे। जैसे कोई ब्लैक बोर्ड पे ही चौक से लिखते हैं तो वो जो उस पर चिपकता है ये किसका उदाहरण है? आसंजक बल के कारण ही वो उस पर चिपकता है। आगे देखेंगे, वह कौन सा बल है जिसके कारण किसी द्रव की बूंद संपर्क में आते ही मिलकर एक हो जाते हैं? वह क्या है? सहसंजक बल है। पता है ना, कौन सा बल जिसके कारण किसी द्रव की बूंद जो है संपर्क में आते ही एक हो जाता है? तो सहसंजक बल है। अभी आगे क्या है, स्याही जो है कागज पर क्यों चिपक जाता है? क्वेश्चन पूछा है तो क्या हो जा? आसंजक बल के कारण। सहसंजक नहीं, आसंजक बल। स्याही यदि किसी कागज पे चिपकता है तो किसी कारण से? आसंजक बल के कारण से। यदि किसी दीवार पे हम पेंट करते हैं किस बल के कारण चिपकता है? आसंजक बल के कारण से। अगला देखेंगे, उस ताप को क्या कहते हैं जिस पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है? क्रांतिक ताप कहते हैं। क्रांतिक ताप पे ही पृष्ठ का जो तनाव होता है वह क्या होता है? शून्य हो जाता है। अगला देखेंगे, वह कार व अन्य वाहनों के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो जल का। कार हो या फिर अन्य कोई वाहन हो उसके रेडिएटर को जो ठंडा किया जाता है किस कारण से? किस पदार्थ की सहायता से? जल की सहायता से। अगला है कि कार व अन्य वाहनों के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण। किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है? जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसीलिए
कार व अन्य वाहनों के रेडिएटर में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है, उस नियत ताप को क्या कहते हैं जिस पर कोई ठोस पिघलती है? ठोस का गलनांक कहते हैं। क्वेश्चन है कि उस नियत ताप को क्या कहते हैं जिस पर कोई ठोस पिघलता है? तो ठोस का गलनांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी द्रव के उस नियत ताप को क्या कहते हैं जिस पर वह उबलने लगता है? द्रव का क्वथनांक कहते हैं। किसी द्रव के उस नियत ताप को क्या कहते हैं जिस पर वह उबलने लगता है? तो द्रव का क्वथनांक कहते हैं। अगला है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है, इस परिघटना का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव है। अगला है, उष्मा संचरण की कितना विधियां? 3 विधि है। चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि। चालन विधि क्या होती है? जैसे कि एक लोहा लीजिए, लोहा के एक छोर को हम गर्म करते हैं तो अपने आप दूसरा छोर भी गर्म हो जाता है, क्या है? चालन विधि है। वही संवहन विधि क्या है? संवहन विधि में जो है, जैसे केतली समय पानी जो गर्म होती है, संवहन विधि एक के बार में हर एक जगह गर्म हो जाता है। विकिरण विधि, जैसे पृथ्वी जो गर्म होती है, विकिरण विधि। सूर्य जो विकिरण विधि, सूर्य आती है पृथ्वी गर्म करती है, किसके? जो इसमें किरण से आती है, वही कहते हैं विकिरण विधि। अगला है, उष्मा संचरण की वह कौन सी प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं? वही संवहन विधि है, जो स्वयं अपने एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। लेकिन चालन विधि और विकिरण विधि में ऐसा नहीं होता है। अगला देखेंगे, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, किसका नियम है? किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ साहब कहते थे जो अच्छे उत्सर्जक होते हैं वो अच्छे अवशोषक भी होते हैं, ये किरचॉफ का नियम है। अगला है, थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया? डेवर ने किया। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया? डेवर ने किया। इसी को अन्य नाम इसका क्या है? डेवर फ्लास्क भी है। डेवर फ्लास्क क्या है? थर्मस फ्लास्क का ही दूसरा नाम है। सेल्सियस पैमाने का आविष्कार किसने किया? सेल्सियस ने किया। सेल्सियस पैमाने का आविष्कार किसने किया? तो सेल्सियस ने किया। सेल्सियस पैमाने पर हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। वही सेल्सियस पैमाने पर भाप बिंदु कितना होती है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं फारेनहाइट में। फारेनहाइट पैमाने पर हिमांक बिंदु कितना है? 32 डिग्री फारेनहाइट। फारेनहाइट पैमाने पर हिमांक बिंदु कितना है? 32 डिग्री फारेनहाइट। और भाप बिंदु कितना? तो 212 डिग्री फारेनहाइट। फारेनहाइट पे भाप बिंदु कितना? तो 212 डिग्री फारेनहाइट। और हिमांक बिंदु कितना? तो 32 डिग्री फारेनहाइट। अब आते हैं रीमर पे। रीमर पैमाने पर हिमांक बिंदु कितना? 0 डिग्री रीमर। वही भाप बिंदु कितना? 80 डिग्री रीमर। अगला देखेंगे, केल्विन पैमाने पर हिमांक बिंदु कितना? 273 केल्विन। और भाप बिंदु कितना केल्विन पैमाने पर? तो 373 केल्विन। हिमांक के तो 273, भाप बिंदु के 373। अगला है, केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री केल्विन को क्या कहते हैं? परम शून्य कहते हैं। परम शून्य ताप 0 डिग्री केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस भी उसको कहते हैं परम शून्य ताप, या -273 डिग्री सेल्सियस को भी क्या कहते हैं? परम शून्य ताप। 0 डिग्री केल्विन के, 0 डिग्री सेल्सियस के या फिर -273 डिग्री सेल्सियस के तो क्या होगा? परम शून्य ताप। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे तापमापी जो बहुत उच्च ताप का मापन करते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्तम तापमापी कहते हैं, यानी पायरोमीटर उसे कहते हैं। उच्च ताप मापा जाता है किससे? तो पायरोमीटर से। क्वेश्चन पूछता है कि उच्च ताप किससे मापते हैं? तो पायरोमीटर से। उसका हिंदी क्या है? उत्ताप मापी। अगला है, प्रकाश कणों के रूप में एक सीधी रेखा गमन करता है। प्रकाश जो है कणों के रूप में एक सीधी रेखा में गमन करता है, यह सिद्धांत किसका है? न्यूटन का कनिका सिद्धांत है। न्यूटन का कनिका सिद्धांत कहता है कि प्रकाश की जो कण है एक सीधी रेखा में गमन करती है। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने यह प्रतिपादित किया कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है? हाइगेंस ने कहा। हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश जो है वह एक तरंग के रूप में चलती है। किसने कहा था? हाइगेंस ने कहा था। अगला है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने यह प्रतिपादित किया कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है? तो मैक्सवेल। मैक्सवेल ने यह प्रतिपादित किया कि प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है। यही में न्यूटन क्या कहा? न्यूटन कहा कि प्रकाश का जो कण है वो एक सीधी रेखा में गमन करती है। हाइगेंस क्या कहा? प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलता है। वही मैक्सवेल ने क्या कहा? प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अगला देखेंगे,
वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसने प्रतिपादित किया कि प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है, जिसे फोटोन कहते हैं? आइंस्टीन ने कहा। आइंस्टीन क्या कहा? प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों के रूप में, बंडलों के रूप में गमन करता है, जिसे फोटोन कहते हैं। किसने कहा? तो आइंस्टीन ने कहा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे कौन सा गुण प्रदर्शित करती है? ध्रुवन। प्रकाश तरंगों का जो गुण होती है, कौन सी गुण होती है? ध्रुवन का गुण होती है उसमें। अगला देखेंगे, जब चंद्रमा तथा सूर्य, जब चंद्रमा जो है ना सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए, जब चंद्रमा क्या हो? सूर्य। जब चंद्रमा क्या हो? सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए, ये चंद्रमा है, तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। कौन सी ग्रहण? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा। इसीलिए सूर्य ग्रहण लगता है। कहा है कि सूर्य के प्रकाश जो पड़ता है, चंद्रमा अपने में ढक लेता है, तो पृथ्वी में क्या आ जाता है? अंधेरा आ जाता है। उसको क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। वही चंद्रग्रहण किसको कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए। अब क्या हो? पृथ्वी जो घूर्णन करती है, ये मान लेते हैं कि सूर्य है, यहाँ नीचे में क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा, इसके बीच में कौन आ जाए? पृथ्वी आ जाए, इसको क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण कहेंगे। कहा है कि सूर्य से जाने वाली रोशनी है, वो पृथ्वी उसको रोक लेगी और चंद्रमा पे नहीं जाने देगी रोशनी को। क्या हो जाएगा? वो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकाशीय घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होती है? आकाश नीला दिखाई पड़ता है। अगला है, दो समान प्रकाश के अवशेषों में किस प्रकार का बल काम करता है? प्रतिकर्षण बल। दो समान प्रकार के आवेशों के बीच में जो है कौन सा बल काम करता है? प्रतिकर्षण बल। दो असमान आवेश के बीच में आकर्षण बल, वही है। दो विपरीत प्रकार के आवेशों, यहाँ होगा आवेशों के बीच, गलत लिखा हुआ आदेशों है, यहाँ होगा आवेशों के बीच किस प्रकार का बल कार्य करता है? तो आकर्षण बल कार्य करता है। अगला देखेंगे, यदि किसी परिपथ में धारा एक ही दिशा में हो तो उस धारा को क्या कहेंगे? दिश धारा कहेंगे, डायरेक्ट करंट कहेंगे। यदि किसी परिपथ में धारा की एक ही दिशा हो तो क्या कहेंगे? दिश धारा कहेंगे। यदि किसी परिपथ की धारा की दिशा लगातार बदलता रहता है, उसे क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती धारा कहेंगे, अल्टरनेटिव करंट कहेंगे, एसी करंट। दिश धारा क्या है? डीसी करंट। टॉर्च में प्रयुक्त सेल है प्राथमिक सेल। टॉर्च में कौन सी सेल? तो प्राथमिक सेल। अगला देखेंगे, वोल्टेज सेल का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने किया। अगला है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? एडिसन ने किया। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? एडिसन ने किया। बल्ब में अक्रिय गैस भरी जाती है टंगस्टन धातु का वाष्पीकरण रोकने के लिए। बल्ब में जो है अक्रिय गैस भरी जाती है, क्योंकि टंगस्टन धातु का जो है वाष्पीकरण को रोकने के लिए, तो उसका वाष्पीकरण हो जाएगा। ट्यूब लाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन गैस। ट्यूब लाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन गैस। यही समाप्त होता है डिस्कशन। हमने लगभग 1 घंटा 13 मिनट में 500 प्लस फिजिक्स के क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक आदमी तक उन ज़रूरतमंदों तक पहुंच जाए जिसको सच में इस वीडियो की ज़रूरत हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।